आज बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के आधार पे क्वेश्चन देखने के आधार पे जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उन सब टॉपिक पे हम पूरी तरीके से चर्चा कर रहे हैं। तो जो जो टॉपिक कुछ नया है और जिस टॉपिक से प्रश्न नहीं भी पूछे गए थे लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। और जिन जिन टॉपिक से पूछा गया है प्रश्न उन टॉपिक पे भी इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि समाधि स्थल और उससे संबंधित व्यक्ति यानी किन किन लोगों का समाधि स्थल का क्या क्या नाम है। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम है कहाँ पे, दिल्ली में। शांतिवन समाधि स्थल किनका है, जवाहरलाल नेहरू का है। विजय घाट किनका है, लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी है, शक्ति के प्रतीक इंदिरा गांधी को माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत की दुर्गा के रूप में बोले थे इंदिरा गांधी को। शक्तिशाली महिला के रूप में हम लोग याद रखते हैं, आयरन लेडी के रूप में याद रखते हैं, भारत की आयरन लौह महिला के रूप में याद रखेंगे। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है कहाँ पे, पटना में। पटना में दीघा घाट है वहीं पे स्थित है। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल। समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल। नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। चैत्रा भूमि बी.आर. अम्बेडकर। उदय भूमि के.आर. नारायणन और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। एक बार फिर से रिकॉल करिए 1 मिनट के अंदर। पहला क्वेश्चन समाधि स्थल से है। राजघाट समाधि स्थल महात्मा गांधी। बीच शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शांति शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभय घाट मोरारजी देसाई। समता स्थल जगजीवन राम। जगजीवन राम के बारे में थोड़ा सा फैक्ट और याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा दिन तक कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम के पास है। जगजीवन राम का संबंध अपने बिहार के सासाराम से है। जगजीवन राम की बेटी का नाम मीरा कुमार जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन प्रथम से पूछा गया है। भारत में जो जो प्रथम पद पे आसीन हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, मीरा कुमार। और मीरा कुमार किनकी बेटी थी, जगजीवन राम की बेटी थी। नाम मीरा कुमार है लेकिन महिला हैं। नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति के रूप में इनको याद रखा जाता है। चैत्रा भूमि बी.आर. अम्बेडकर। उदय भूमि के.आर. नारायणन और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। अगले टॉपिक के बारे में हम चर्चा करें। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, अलग अलग देशों का गुप्तचर संस्था जहां से प्रश्न पूछा जाता है। आईएसआई गुप्तचर संस्था कहाँ का, पाकिस्तान का है। CIA FBI कहाँ का, अमेरिका का है। IB और CBI ये अपने भारत का है। नाइचो गुप्तचर संस्था कहाँ का, जापान का है। अल मुखबरात कहाँ का, इराक का है। रॉ अपने भारत का है। सवाक ईरान का है। मोसाद सबसे शक्तिशाली के रूप में याद रखा जाता है, मोसाद इजराइल का है। मुखबरात कहाँ का है, मिस्र का है। और KGB और GRU ये रूस का है। KGB और GRU कहाँ का, रूस का। ISI पाकिस्तान। CIA और FBI अमेरिका। IB CBI और रॉ भारत। नाइचो जापान। अल मुखबरात इराक। सवाक ईरान। मोसाद इजराइल। मुखबरात मिस्र। और KGB और GRU ये रूस से संबंधित है। अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख चिन्ह एवं उसके प्रतीक, यानी अलग अलग चिन्हों का कुछ कुछ प्रतीक हैं। रेड क्रॉस जो है डॉक्टरी सहायता से संबंधित है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन से संबंधित है। सफ़ेद झंडा शांति और समर्पण का, संधि और समर्पण का, जब लोग हार जाता है युद्ध में तो सफ़ेद झंडा दिखा के शांति और समर्पण करने का करता है। लाल झंडा क्रांति और खतरे का प्रतीक। काला झंडा विरोध का प्रतीक। उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक। बाँह पर काली पट्टी सुख और दुख का प्रतीक। चक्र प्रगति का प्रतीक है। फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। रेड क्रॉस क्या है, डॉक्टरी सहायता। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। सफ़ेद झंडा संधि और समर्पण। लाल झंडा क्रांति और खतरे का सूचक। काला झंडा विरोध का प्रतीक। उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक। बाँह पर काली पट्टी शोक और दुख का प्रतीक। चक्र प्रगति का प्रतीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूरी तरीके से बनता है और बनेगा। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व में लगभग 5 से 7 मरुस्थल है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग मरुस्थल के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप के रूप में याद रखा जाता है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क के अधीन है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे, मंगोलिया में।
कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेंगे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है। रॉकी पर्वत कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में। अल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका वाले साइड में है। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में। अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। क्वेश्चन है ये टॉपिक पूरी तरीके से ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य। ज्वालामुखी का मतलब क्या है? ज्वालामुखी होता क्या है? तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ज्वालामुखी जब निकलता है तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है। पृथ्वी के नीचे जो द्रव अवस्था में पदार्थ होते हैं उसको मैग्मा के रूप में याद रखा जाता है, और वही मैग्मा जब बाहर निकलता है तो लावा का निर्माण करता है, लावा के रूप में याद रखा जाता है। वही लावा जब चट्टान बन के एक पठार का निर्माण कर जाता है, पर्वत का निर्माण करता है, तो अग्नि चट्टान का निर्माण करता है, यानी कि लावा के पठार से पूरी तरीके से एक पठार का निर्माण हो जाता है, पहाड़ का निर्माण हो जाता है। तो ज्वालामुखी से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप के बारे में याद रखे थे, क्वेश्चन पूछा था सैंडविच द्वीप। सैंडविच द्वीप के रूप में क्वेश्चन पूछा था, किसको कहा जाता है? हवाई द्वीप को ही कहा जाता है। तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप पर स्थित है अमेरिका में। ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब कि ऐसा ज्वालामुखी जिसका उद्गार समय समय पर होता रहा है। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब सोया हुआ है। ऐसा ज्वालामुखी जिसका उद्गार पहले हुआ था, वर्तमान में नहीं हो रहा है, होने की संभावना बनती है। मृत ज्वालामुखी का मतलब कि पहले इससे उद्गार हुआ था लेकिन अब होने की पूरी तरह की संभावना खत्म हो चुकी है, उसको मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। भारत में 2 ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में, बैरन और नारकोंडम। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा ज्वालामुखी है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश है जहाँ पे कोई ज्वालामुखी नहीं है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा, ये भी हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पे? इक्वेडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम ओजिस डेल सलाडो है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला के रूप में याद रखा जाता है कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। छोटा सा पॉइंट है, फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं। विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, कहाँ पे? हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा हवाई द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ जो कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगले टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये टॉपिक है प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारा संगठन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, भले ही इस शिफ्ट में प्रश्न नहीं पूछा गया है, अगले शिफ्ट में पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि जो टॉपिक है हो सकता है कि 100-200 टॉपिक है तो 50 टॉपिक से प्रश्न इस परीक्षा में पूछा होगा, अगले टॉपिक से इसमें पूछेगा, इस बात को गौर करिएगा। ये सब टॉपिक पूरी तरीके से पूछा ही जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1945 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को याद रखेंगे, IMF की स्थापना 1945 में किया गया था। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक और IMF को ट्विंस कहा जाता है, यानी कि दोनों संस्था का निर्माण एक ही समय में हुआ था। ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था और ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद 1945 में IMF की स्थापना किया गया और वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना किया गया। वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक के रूप में याद रखेंगे। विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। दोनों की स्थापना एक ही समय में किया गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? रोम में स्थित है। 1945 में स्थापना किया गया था। रोम टाइबर नदी के तट पर अवस्थित है। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है रोम को, इस बात को गौर करिएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। 1945 में स्थापना किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम WATT GATT के रूप में इसको याद रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन का जो पुराना नाम था GATT जनरल एग्रीमेंट
ट्रेड एंड टैरिफ। वर्तमान में इसका नाम WTO रखा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बहुत सारा संस्था का मुख्यालय जेनेवा में है। अगर नहीं याद है विश्व लेवल पे संस्था का मुख्यालय, एक थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं है तो जेनेवा मार्क आइएगा, 90% चांस रहता है सही होने का, इस बात को गौर करिएगा। आप अभी देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है 1995 में। जितना भी देश में व्यापार होता है उस व्यापार को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम ये संस्था करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, 1948 में स्थापना किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन है GATT की स्थापना 47 में किया गया था। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ नामक संस्था की स्थापना 1947 में किया गया था, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसी संस्था का नाम बदल के WTO किया गया, विश्व व्यापार संगठन किया गया 1995 में। तो GATT की स्थापना 1947 में किया गया था और इसका नाम बदल के 1995 में WTO कर दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी, तो रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। 8 मई को हेनरी डुरंट की स्थापना जन्म दिवस मनाते हैं, उनके द्वारा यह स्थापना किया गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी डुरंट के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। 1863 में इसकी स्थापना किया गया था। G8 का नाम वर्तमान में G7 के रूप में याद रखिएगा। G7 की स्थापना G8 हुआ करता था, लेकिन इससे रसिया को हटा दिया गया था। 1975 में स्थापना किया गया था, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। G15 नामक संस्था ने ग्रुप ऑफ 15 देशों का एक संगठन, जिसकी स्थापना 1989 में किया गया था। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अंकटाड नामक संस्था का स्थापना 64 में किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में है। ये पूरी तरीक़े से अपने एशिया से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में किया गया है। मुख्यालय इसका मनीला, फिलीपींस की राजधानी है, मनीला में स्थित है। मनीला को फिलीपींस की राजधानी के रूप में याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में ही स्थित है। दक्षेस का मतलब सार्क होता है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में जितने भी देश है 8 देशों का एक समूह है जिसको सार्क कहा जाता है। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था, जिसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ओपेक एक संस्था है, ये पूरी तरीके से पेट्रोलियम जितना भी उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन जो देश करता है उन देशों का एक समूह को ओपेक के रूप में याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे? वियना में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है और इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। भारत का एक संस्था का नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, यानी कि भारत के सीमा के जितने भी अलग अलग देश के सीमा लगा, जैसे चीन के साथ जो सीमा लगा है भारत का राज्य, सीमावर्ती क्षेत्र में रोड बनाने के लिए एक BRO नामक संस्था काम करता है। BRO का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में स्थित है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हम लोग बात किए थे हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट अपने राज्य में हो गया, सुप्रीम कोर्ट अपने देश के लेवल पे हो गया, और पूरे देशों का मामला देखना होगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में किया गया था। हेग जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, वहीं पे इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थापना हम लोग 1945 में कर दिए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में स्थित है। अगर स्थापना वर्ष नहीं याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन इसका मुख्यालय थोड़ा सा जरूर याद रख लीजिएगा। यूनेस्को की स्थापना 1946 में किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस सी नदी के तट पर बसा हुआ है। एफिल टावर फ्रांस में है। सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है फ्रांस को। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। 1946 में स्थापना किया गया था।
ये अपना इसरो नहीं, ये पूरी तरीके से वर्ल्ड लेवल का एक संस्था है। अपना जो इसरो है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। ये वर्ल्ड लेवल का संस्था है जिसकी स्थापना 64 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट का मतलब पूरी तरीके से दक्षिण पूरब वाले देश, यानी कि पूरी तरीके से दक्षिण पूरब वाले 10 देशों का एक समूह को आसियान के रूप में याद रखेंगे। आसियान की स्थापना 1967 में किया गया था। मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। नाटो की स्थापना किया गया था 1949 में। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में, उत्तरी अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में एक ग्रुप है जो अमेरिका के नेतृत्व में चलाया जाता है। इसी नाटो में शामिल होने वाला था यूक्रेन, और यूक्रेन जब इसमें शामिल होने के लिए बात कर लिया था तो इसीलिए रसिया के साथ युद्ध वर्तमान में कर रहा है। नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। राष्ट्रमंडल का मतलब कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में स्थित है। अरब लीग की स्थापना 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय काहिरा में स्थित है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। नील नदी पे बसा सबसे बड़ा राजधानी के रूप में काहिरा को याद रखेंगे। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है, और नील नदी पे आसवन बांध बना हुआ है। इसका मुख्यालय थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। सबसे पहला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पे? रोम में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। गेट है GATT की का मुख्यालय जिनेवा में। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना का मुख्यालय जिनेवा में। G8 का कोई मुख्यालय नहीं है। G15 का मुख्यालय जिनेवा में। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस की राजधानी है। दक्षेश सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ओपेक का मुख्यालय वियना में, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थापना 1945 में किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और इसरो की स्थापना पेरिस में इसका मुख्यालय है। आसियान जो कि जकार्ता में इसका मुख्यालय है। नाटो का ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में। स्थापना 1926 में किया गया था। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे? काहिरा यानी कि मिस्र की राजधानी। 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यानी कि भारत के अलग अलग जगह पे कुछ कुछ शोध संस्थान बनाए गए हैं, रिसर्च सेंटर है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। औषधि और विष दोनों के लिए, यानी विष कोई सांप काटेगा तो विष लगेगा, और विष लगेगा तो दवा मंगाएंगे, तो दोनों लखनऊ से ही मंगाएंगे। लखनऊ गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। गोमती नदी के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है कि गंगा की सहायक नदी जो मैदानी भागों से निकलती है, यानी कि गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदी है सब कहीं ना कहीं पहाड़ से निकलती है, लेकिन गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी भागों से निकलती है उसका नाम गोमती है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर बसा हुआ है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में यमुना को याद रखेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय मौसम वेधशाला पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के रूप में याद रखा जाता है, जो एम्स है अपना दिल्ली में ही स्थित है, AIIMS। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, विभाग के जो मुख्यालय है कोलकाता में स्थित है। कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित था। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, कपड़ा का वर्तमान में डिजाइन अहमदाबाद से ही होता है, याद रख लीजिएगा। भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को।
कपड़ा का सर्वाधिक पूरी तरीके से उत्पादन वहाँ होता है। कपड़ा का बहुत सारा कंपनी भी है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश ही करता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन नामक तत्व तंबाकू में मिल जाता है। तंबाकू के पत्ता पर ही सबसे पहले इवानोविस्की नामक वैज्ञानिक के द्वारा वायरस का खोज किया गया था। यानी कि सबसे पहले वायरस का खोज इवानोविस्की नामक वैज्ञानिक के द्वारा तंबाकू के पत्ता पर खोजा गया था, जिसका नाम TMV रखा गया, टोबैको मोज़ेक वायरस रखा गया था। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा जो कि झारखंड में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, लाख को लाख के रूप में याद रखिएगा, लाख का लहठी बनाया जाता है। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, महाभारत के समय पांडव के घर में रखा गया था कुछ दिन के लिए, और वो लाख का ही घर बना हुआ था। लाख में पूरी तरीके से आग लगाने पे तो पिघल जाता है, और लाख जो होता है पूरी तरीके से कीट से प्राप्त होता है। जिस प्रकार से रेशम कीट से ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार से लाख भी कीट से ही प्राप्त होता है। इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? रांची में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। 20 अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान और वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है। मानव के जो ब्लड में ना 55% प्लाज्मा होता है, यानी कि रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना? 55%। प्लाज्मा ठोस और द्रव के बीच की कड़ी होती है। प्लाज्मा को याद रखेंगे कि पदार्थ का 5 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस। चौथा को प्लाज्मा कहा जाता है, पांचवा को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के रूप में याद रखा जाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां अनुच्छेद 44 लागू है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 गोवा में लागू है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे? बेंगलोर में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर अवस्थित है। 1 मिनट के अंदर इसको फिर से रिकॉल करिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय बीज अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। आलू तना का एग्जाम्पल होता है, आलू का तना खाते हैं। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। दलहन का राजा कहा जाता है चन्ना को, और दलहन की रानी कही जाती है मटर को। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान कानपुर। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पे? अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर अवस्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून। सर्वाधिक वनों का प्रतिशत मध्य प्रदेश में है, यानी कि सर्वाधिक जंगल किस राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है और भारत में आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश, अंडा का उत्पादन आंध्र प्रदेश और मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। राष्ट्रीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगले टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से हम चर्चा करते हैं। ये टॉपिक पूरी तरीके से है प्रमुख कप और ट्रॉफी। अलग अलग खेल का अलग अलग पूरी तरीके से कप के रूप में याद रखा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फीफा कप का संबंध फुटबॉल से, रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से, आगा खां का संबंध हॉकी से, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से, सीजर्स कप का संबंध फुटबॉल से, सुब्रता कप का संबंध फुटबॉल से, डेविस कप का संबंध लॉन्ग टेनिस,
उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से भी, महिला बैडमिंटन, बैडमिंटन में पुरुष बैडमिंटन और महिला बैडमिंटन होगा, तो उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से होगा। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। राइडर कप का संबंध किससे? गोल्फ से है। आगे देखते हैं। डुरंट कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। बेटन कप हॉकी। एसेंज कप का संबंध क्रिकेट से। विल्स कप का संबंध क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। सबसे पुराना ट्रॉफी के रूप में याद रखा जाता है संतोष ट्रॉफी। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से। एशिया कप का संबंध क्रिकेट से, वर्तमान में एशिया कप हुआ भी है। एजरा कप का संबंध पोलो से। पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक हुआ करता था। दास वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ही पूरी तरीके से पोलो खेलते समय मर गया था। पोलो को चौगान के रूप में भी याद रखा जाता है। वाकर कप का संबंध गोल्फ से। होलकर कप का संबंध ब्रिज से। और मोड्रेगा कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। इसको फिर से रिकॉल करिए एक बार। रोबर्ट्स कप का, फीफा कप का संबंध, फीफा का मतलब फुटबॉल। डुरंट कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। यूरो कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। और आपका एक और फुटबॉल का संबंध, मोड्रेगा कप का संबंध किससे? फुटबॉल से हुआ करता था। सुब्रता कप का संबंध फुटबॉल से। और सीजर्स कप का संबंध किससे? फुटबॉल से था। आगा खां का किस संबंध? हॉकी से। एसेंज कप का संबंध क्रिकेट से। बेटन कप का संबंध हॉकी से। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। बिल्स ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। थॉमस कप बैडमिंटन। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। सीजर्स कप का संबंध फुटबॉल से। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से। सुब्रता कप का संबंध फुटबॉल से। एशिया कप का संबंध क्रिकेट से। एजरा कप का संबंध पोलो से। और वाकर कप का संबंध गोल्फ से। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से। और मोड्रेगा कप का संबंध फुटबॉल से। राइडर कप गोल्फ। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट। उबेर कप बैडमिंटन। डेविस कप लॉन्ग टेनिस। बस इसको एक बार रिकॉल करिएगा, आपका पूरी तरीके से काम हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूरी तरीके से बनता है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरीके से बाद में, टॉपिक पूरी तरीके से बहुत ही छोटा है, लेकिन इस टॉपिक पे पूरी तरीके से गौर करिएगा। किस किस खेल में कितने कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, विभिन्न खेल तथा खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी और खो खो में 9 खिलाड़ी। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, लेकिन वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। जंप बॉल का संबंध किससे? बास्केटबॉल से है। पोलो के लिए 4 खिलाड़ी। कबड्डी के लिए 7। वाटर पोलो 7। कबड्डी के लिए 7। वॉलीबॉल के लिए 6। और लॉन्ग टेनिस के लिए 1 या 2। बैडमिंटन के लिए 1 या 2। टेबल टेनिस के लिए 1 या 2। फुटबॉल के लिए 11। क्रिकेट के लिए 11। हॉकी के लिए 11। रग्बी फुटबॉल के लिए 15 होता है। रग्बी फुटबॉल के लिए 15। टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन 1 या 2। पोलो के लिए 4। वाटर पोलो 7। वॉलीबॉल 6। कबड्डी 7। खो खो 9। और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11। बेसबॉल 9 खिलाड़ी होता है। इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। क्रिकेट 11, हॉकी 11, फुटबॉल 11, बेसबॉल और खो खो 9, वाटर पोलो 7, पोलो 4, कबड्डी 7, वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन 1 या 2, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी भाग लेते हैं। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। खेल से संबंधित एक टॉपिक है कि खेलों से संबंधित स्टेडियम और मैदान, अलग अलग राज्य में खेल का मैदान है, वहाँ से पूरी तरीके से प्रश्न बनता है। जिम खाना स्टेडियम कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, इसका नाम वर्तमान में बदल के अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है, लेकिन इसका नाम वर्तमान बदल के अरुण जेटली स्टेडियम नाम रख दिया गया है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। ब्लैक हीथ वेम्बले स्टेडियम लंदन में स्थित है। लॉर्ड्स, ब्रुकलैंड और इप्सम स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में स्थित है। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। न्यू वंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हेंडिगले स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में स्थित है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे? कोल्हार में। इसको 1 मिनट में फिर से रिकॉल कर लीजिए।
जिमखाना स्टेडियम मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, फिरोज शाह कोटला जिसका नाम अरुण जेटली रखा गया दिल्ली में स्थित है, ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर और ब्लैकहीथ बेम्बेल स्टेडियम लंदन, लॉर्ड्स ब्रुकलैंड और इप्सम स्टेडियम कहाँ पे इंग्लैंड में, गद्दाफी स्टेडियम कहाँ पे लाहौर में, ईडन गार्डन, नेताजी स्टेडियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे कलकत्ता में, न्यू वंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, हेडिंग्ले स्टेडियम इंग्लैंड में, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, कीनन स्टेडियम कहाँ पे जमशेदपुर, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई और अमीर खुसरो का समाधि स्थल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सब खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो खेल के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो सब पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। खेलों के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार पूछा गया था, आंसर अर्जुन पुरस्कार होता बिहार पुलिस में, उसी आधार पर ये टॉपिक चर्चा कर रहे हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है कि मान बुकर पुरस्कार, बस आपको डेट नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, बस किस क्षेत्र में दिया जाता है इसको याद रख लेना है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1969 में स्थापना किया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से की जाती है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, 1952 से शुरुआत हुआ है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मी दुनिया का पुरस्कार है, 1929 से प्रारंभ किया गया है। मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी और जनसेवा के लिए दिया जाता है। रमन मैग्सेसे एक व्यक्ति हुआ करते थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे के सम्मान में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार 1959 से शुरुआत होता है, संगीत के क्षेत्रों में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। मिस यूनिवर्स 1952 से शुरू किया गया था, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, 1954 में शुरू किया गया था, असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में किया जाता है, साहित्यकार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सम्मान है, 1961 से शुरू किया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि जो खेल खिलाता है टीचर को दिया जाता है। इस बात को एक बार गौर करिएगा, जो खेल सिखाता है उसको दिया जाता है। द्रोणाचार्य गुरु हुआ करते थे और खेल सिखाने वाले गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार 1957 से शुरू किया गया है, विज्ञान के क्षेत्रों में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से शुरू किया गया। बस एक बार रिकॉल करिए कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, डेट नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मी दुनिया का पुरस्कार है। मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी और जन सेवा का मतलब जनता का सेवा कोई करता होगा तो। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्रों में जनता के सेवा करने के लिए सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया था। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता हुआ करते थे, भूमि दान देने की परंपरा को शुरुआत किए थे। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में देने वाला पुरस्कार है। मिस वर्ल्ड सबसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है और मिस यूनिवर्स भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। भारत रत्न असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार को, अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खेल वाले व्यक्ति को दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा का अभी शुरुआत यही किए थे दादा साहब फाल्के। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान के क्षेत्र से और पुलित्जर पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता के क्षेत्र से। आगे बात करते हैं कि भारत का प्रमुख त्यौहार, इन अलग अलग राज्यों का कुछ प्रमुख त्यौहार है। टॉपिक छोटा छोटा है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूरी तरीके से पूछे जाते हैं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम केरल का है। ओणम केरल का है, केरल में नौका दौड़ होता है, ओणम नामक पर्व पे केरल में होता है। बिहू कहाँ का है, असम का है। छठ अपने बिहार का है। सरहुल झारखंड का है।
दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, पोंगल तमिलनाडु, सरहुल झारखंड, बिहू असम, छठ पूजा बिहार, ओणम पूरी तरीके से केरल। ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक छोटा छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यह ध्यान रख लीजिएगा। प्रमुख कृषि क्रांति यानी कृषि के उत्पादन के लिए क्रांति किया गया था। एक क्रांति किया गया था देश को आज़ाद कराने के लिए, और एक क्रांति किया गया था उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो कुछ ना कुछ क्रांति करना ही पड़ता है। आपको भी रिजल्ट लेना है तो अपने आप में क्रांति फैलाना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा। ये कहावत है कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरे सीने में हो या तेरे सीने में हो, कहीं भी आग जलनी चाहिए। कैसा आग? लक्ष्य के प्रति आग, कि हमको नौकरी लेना ही है, बशर्ते कि कितना भी चीट हो, पढ़ना हम नहीं छोड़ेंगे। कंटिन्यू पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते याद करते करते नींद में क्वेश्चन को याद करेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे, रिजल्ट लेंगे, और पढ़ने से रिजल्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीट करने वाला करते रहें, हम लोग पढ़ते रहेंगे और पढ़ के रिजल्ट लेंगे। दिखाना है समाज को कि हम पढ़ने से भी रिजल्ट होता है। बस कंटिन्यू पढ़िए, निरंतरता के साथ पढ़िए, रिजल्ट तो होना एकदम आसान है, आसानी से रिजल्ट होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न के उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न के उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से, पीली क्रांति को पीत क्रांति कहा जाता है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से, रजत क्रांति और सिल्वर क्रांति, रजत का मतलब चांदी होता है, सिल्वर होता है, तो रजत क्रांति का मतलब अंडा। अंडा के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखिएगा कि अंडा का जो कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडा में एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अंडा का जो जर्दी होता है उसमें वसा पाया जाता है। अंडा का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। आलू का हम लोग तना खाते हैं, इस बात को भी गौर करिएगा। आलू जो है ना पुर्तगाली कंपनी के द्वारा भारत में लाया गया था, आलू पुर्तगाली कंपनी के द्वारा भारत में लाया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति दोनों का संबंध दूध से है। ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत 1970 में किया गया था, बर्गिज कुरियन के द्वारा किया गया था। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। लाल क्रांति का संबंध मांस से है, और कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। यहाँ नहीं लिखा लेकिन याद रखिएगा, कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से, सुनहरी क्रांति का संबंध फल के उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, पीली क्रांति तेल उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गोल क्रांति आलू, यानी कि आलू गोल गोल होता है, दूध श्वेत होता है, दूध क्रांति श्वेत से संबंधित। भूरी क्रांति पूरी तरीके से गोबर का जो खाद होता है भूरा होता है, उर्वरक की तरह होता है। लाल क्रांति के लिए मांस याद रख लीजिएगा, मांस और टमाटर दोनों याद रख लेना है। लाल क्रांति मांस और टमाटर, टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, और सुनहरी क्रांति का संबंध फल के उत्पादन से है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टान 3 प्रकार का, अग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान। चट्टान 3 प्रकार का, अग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। अग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायरोलाइट। अग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायरोलाइट। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिहार पुलिस में कि भारत किस चीज़ का सर्वाधिक निर्यात करता है, यानी कौन सा चीज़ बेचता है। ऑप्शन के अनुसार उसमें ग्रेनाइट था। करंट का टॉपिक है, हम पूरी तरीके से चर्चा आपको करके दिखाएंगे। कायांतरित चट्टान का मतलब अपने आप को परिवर्तित कर लिया, चेंज कर लिया, इसको रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। काया का मतलब शरीर होता है, कि अब अग्नेय चट्टान का शरीर रूपांतरित होके किस में बदला, कायांतरित में बदला, रूपांतरित में बदला, उसी का नाम है अलग अलग। तो ग्रेनाइट जो है ना नीस में बदल गया। ग्रेनाइट पूरी तरीके से धूप खाया, पानी खाया, अपना रूप परिवर्तित होकर नीस बन गया। चूना पत्थर संगमरमर बन गया। सिलिका जो हुआ करता था क्वार्टरजाइट बन गया, और कोयला ग्रेफाइट बन गया। कायांतरित चट्टान का मतलब अग्नेय चट्टान ही अपना रूप बदल के, रूपांतरित चट्टान और कायांतरित चट्टान दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ग्रेनाइट को धूप में छोड़े, पानी खाया तो क्या बना, नीस बन गया। चूना पत्थर को छोड़े थे तो क्या बना, संगमरमर बन गया। सिलिका को छोड़ा गया था, सिलिका नामक पत्थर को छोड़ा गया था, अग्नेय चट्टान को छोड़ा गया था, क्वार्टरजाइट बन गया था। और कोयला का बना, ग्रेफाइट बन के निकल गया। ग्रेफाइट अधातु के रूप में याद रखा जाता है। ग्रेफाइट पेंसिल में जो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है कौन, ग्रेफाइट।
अवसादी चट्टान के रूप में याद रखेंगे कि अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान कहा जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ जितना भी प्राप्त होता है अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला, ये सब अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। अग्नि चट्टान में कौन कौन? ग्रेनाइट, बैसाल्ट, डायरोलाइट। कायांत्रिक चट्टान, ग्रेनाइट टूट फूट कर क्या बना? नीस बना। चूना पत्थर से क्या बना? संगमरमर बना। सिलिका से क्या बना? क्वार्टरजाइट बना। और कोयला से क्या बना? ग्रेफाइट बना। अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला, ये सब अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। यह भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1857 के क्रांति के भारतीय सेनापति, यानी कि अलग अलग 1857 की क्रांति हुई थी तो भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोग इसका नेतृत्व किया था और कहाँ कहाँ से कौन कौन नेतृत्व किए थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अपने बिहार से वीर कुंवर सिंह थे, तो बिहार के आरा भोजपुर से वीर कुंवर सिंह थे। पटना से पूछे तो पटना से पीर अली हुआ करते थे। बिहार से वीर कुंवर सिंह, पूरे बिहार से वीर कुंवर सिंह को याद रखना है। अगर वीर कुंवर सिंह का स्पेशल स्थान पूछे तो भोजपुर से, भोजपुर एक जिला है, आरा एक शहर के रूप में याद रखिएगा। पटना से स्पेशल पीर अली थे। पीर अली पार्क अपने पटना में है। पटना एक बिस्कोमान भवन है, गांधी मैदान के बगल में बिस्कोमान भवन, और बिस्कोमान भवन के सामने एक पीर अली पार्क है। तो यही पीर अली जो पार्क, पीर अली वर्तमान में पार्क के रूप में बनाया गया है और वही पीर अली 1857 की क्रांति में पटना से भाग लिए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल भाग ली थी। बेगम हजरत महल के बारे में हम आपको बताए थे। एक व्यक्ति हुआ करते थे सआदत खां। सआदत खां अवध के संस्थापक हुआ करते थे। सआदत खां नाम के व्यक्ति अवध के संस्थापक हुआ करते थे। अवध का अंतिम नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह बड़ा अच्छा शायर हुआ करता था। वाजिद अली शाह को जब अंग्रेज फांसी पर चढ़ाने ले गया ना, तो बड़ा अच्छा शायर बोला था। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि दरों दीवारों की हसरत की नज़र करते हैं, दरों दीवारों की हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो वाजिद अली शाह बेगम हजरत महल की पत्नी थी। बेगम हजरत महल लखनऊ से 1857 की कमान संभाली थी। कानपुर के थे नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर के नाना साहब तात्या टोपे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। इनके बचपन का नाम मन्नू था, जिसको मणिकर्णिका के रूप में याद रखा जाता है। झांसी की रानी का समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। झांसी की रानी का जो अंतिम युद्ध हुआ था कालपी नामक स्थान पे हुआ था। कालपी नामक स्थान पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था। एगो भोजपुरी का गीत आया हुआ था बहुत पहले कि कालपी के घोड़ा में फंस गए, कालपी के लड़ैया में फंस गई घोड़ा, रानी रहली अकेला। यानी कालपी नामक स्थान पे रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम पूरी तरीके से युद्ध हुआ था और वो व्यक्ति था यूरोज। दिल्ली से याद रखिएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। दिल्ली से 1857 की क्रांति के नेता बहादुर शाह द्वितीय हुआ करते थे। बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता है। जफर नाम का गज़ल लिखते थे, इसीलिए बहादुर शाह जफर द्वितीय कहा जाता है। इनको अंग्रेज पूरी तरीक़े से पकड़ के रंगून भेज दिया था। रंगून कहाँ पे है? म्यांमार में स्थित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, उसी म्यांमार में उनको भेज दिया गया। काला पानी का सजा दे दिया गया था। इलाहाबाद से लियाकत अली हुआ करते थे। फतेहपुर से अजीमुल्लाह नामक व्यक्ति थे और बरेली से खान बहादुर खां व्यक्ति थे। फिर से रिकॉल कर लीजिए, बिहार से वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से खान बहादुर शाह जफर द्वितीय, इलाहाबाद से लियाकत अली, फतेहपुर से अजीमुल्लाह और बरेली से खान बहादुर खां। अगला टॉपिक है पूरी तरीके से 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेनापति, यानी कौन कौन सेनापति किस किस राज्य में विद्रोह को दबाने के लिए आए थे। यानी कि अलग अलग सेनापति, अंग्रेजों का सेनापति अलग अलग राज्यों में विद्रोह को दबाने के लिए आए थे। ये लोग तो वहाँ से पूरी तरीके से क्रांति की आगाज़ किया था, क्रांति का शुरुआत किया था। जब क्रांति की शुरुआत हो जाती है तो अंग्रेज अधिकारी इसको दबाने के लिए आते हैं। बिहार में कौन आते हैं? विलियम टेलर आते हैं और विंसेंट आयर आते हैं। बिहार, विलियम, विंसेंट, तीनों का नाम बिहार से है, याद रख लीजिएगा। लखनऊ और कानपुर, लखनऊ और कानपुर से कैंपबेल, कानपुर से कैंपबेल याद रखना है। क से कानपुर, क से कैंपबेल। कानपुर और लखनऊ एक ही जगह पे स्थित है, थोड़ा दूर का अंतर है, बहुत कम ही अंतर होगा, याद रख लीजिएगा। तो कानपुर और लखनऊ के लिए कैंपबेल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से हीरोज से पंगा हुआ था और हीरोज ही बोला था कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ही एक मर्द थी। हीरोज का स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जब झांसी की रानी मर गई थी, जब सोई हुई थी पूरी तरीके से पृथ्वी पे मरने के बाद, शहीद होने के बाद,
तो झांसी हीरोज बोलता है कि पूरे 1857 की क्रांति का एक यही मर्द हुआ करती है जो पृथ्वी पे अभी वर्तमान में लेटी हुई है। दिल्ली से निकोलसन और हडसन हुआ करता था, दिल्ली से निकोलसन और हडसन हुआ करता था। इलाहाबाद से जनरल नील था, नील नामक व्यक्ति कहाँ से, इलाहाबाद से। और फतेहपुर से जनरल रेनल्ड था। बिहार से विलियम टेलर, विंसेंट आयर। लखनऊ और कानपुर से कैंपबेल, कानपुर से कैंपबेल, लखनऊ से भी कैंपबेल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए हीरोज को याद रख लीजिएगा। दिल्ली के लिए निकोलसन और हडसन नामक व्यक्ति था। इलाहाबाद जनरल नील नामक व्यक्ति था। और फतेहपुर से जनरल रेनॉल्ड हुआ करता था। 1857 की क्रांति के विद्वान का मत, 1857 का जो क्रांति हुआ था ना, बहुत सारे लोग बोला ये सैनिक विद्रोह है, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का बात कहा था। कौन कौन लोग किस प्रकार का बात कहा था 1857 क्रांति के बाद, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपसे 1857 से पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के असफल होने का मेन कारण क्या था। 1857 की क्रांति के बाद ही अपना भारत आज़ाद हो जाता है, लेकिन उस समय सक्रियता की कमी थी, लोगों में एकजुटता की कमी थी। सब लोग अपने अपने क्षेत्रों के लिए लड़ रहा था, देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। और बहुत सारे लोग इससे किनारा हो गए, बहुत सारे लोग साथ नहीं दिया, साथ न देने के कारण हम लोग इसमें पूरी तरीके से हार गए थे। 1857 की क्रांति में सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस और सीले नामक जो इतिहासकार था, अंग्रेज था, वो बोला था कि यह सैनिक विद्रोह यानी सेना के द्वारा किया गया विद्रोह है। भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर, यानी कि सब लोग बोल दिया ना, अपने भारत के व्यक्ति थे बी.डी. सावरकर, जिनको काला पानी का सज़ा दिया गया था। कहाँ पे? अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में। बी.डी. सावरकर को सेलुलर जेल में रखा गया था, काला पानी का सज़ा दिया गया था अंडमान निकोबार में। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा इन्होंने दिया था। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध टी.आर. होम्स कहा था। बर्बरता का मतलब कि हम लोग बर्बर हैं, खराब हैं, और अंग्रेज पूरी तरह के सभ्यतावादी हैं। ये बात उल्टा बोला था, हम लोग सभ्यतावादी हैं, अंग्रेज बर्बर है। लेकिन वो बोला क्या? टी.आर. होम्स बताया था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध हुआ करता था। हिंदू मुस्लिम की संयंत्र के रूप में किसने कहा था? जेम्स ऑस्टम और टेलर के द्वारा कहा गया था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली नामक व्यक्ति। डिज़रायली बोला था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। और एक व्यक्ति आर.सी. मजूमदार थे, ये बोले थे कि नहीं राष्ट्रीय है और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। नहीं, इनको कुछ भी नहीं लगा, इन्होंने अपना अपना मत दिया। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, L.E.R. रिज के द्वारा कहा गया था। इसको एक बार फिर से रिकॉल करिए। सैनिक विद्रोह कहे थे सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर बोले थे, ये भारत के व्यक्ति थे। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध हुआ करता था, टी.आर. होम्स बोला था। हिंदू मुस्लिम के बीच में ये पूरी तरीके से युद्ध था, जेम्स ऑस्टम और टेलर के द्वारा कहा गया था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। न ही राष्ट्रीय विद्रोह और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध ये बताया कौन था? L.E.R. रिज के द्वारा ये बताया गया था।